देखो बेटा, आज हम करेंगे स्कोटी थ्योरम। स्कोटी थ्योरम में क्या है कि ये कहता है कि फॉर ईच अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा क्या है 0 to इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव है, और बीटा क्या है 0 और 1 इंटरवल के बीच में लाई करता है। क्लियर? अल्फ़ा पॉजिटिव है, कितना भी जा सकता है, लेकिन है कोई फाइनाइट क्वांटिटी। बीटा क्या है 0 और 1 इंटरवल के बीच में वैल्यू है। फिर ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट, ये कहता है कि आपके पास कोई कॉन्स्टेंट सी आएगा जो किसके ऊपर डिपेंड होगा, अल्फ़ा और बीटा के ऊपर डिपेंड होगा। कहता है कि हर एक अल्फ़ा बीटा, जो अल्फ़ा बीटा इस टाइप का होगा, हर एक अल्फ़ा बीटा के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा, सच दैट कि एफ क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा ऑन सम सिंपली कनेक्टेड रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ बोल दिस। ये कहता है कि f क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। इफ़ f कोई एनालिटिक फंक्शन हो एक सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर, जिस सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर क्या हो, ये वाली बॉल क्या हो, इस बॉल का क्या हो, क्लोजर कंटेन हो। फिर ये कहता है कि जो f फंक्शन है एनालिटिक है इस रीजन के अंदर जिसके अंदर इसका क्लोजर कंटेन है, और वो फंक्शन क्या करता है, ओमिट करता है द वैल्यू ऑफ 0 और 1 को। ओमिट का मतलब छोड़ना, यानी इस किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन 0 वैल्यू को नहीं लेगा और फंक्शन 1 वैल्यू को नहीं लेगा। क्लियर? तो ये कहता है कि f ऑफ 0 की मोड इज लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, अल्फा से। क्लियर? ये कह रहा कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? अब कुछ बच्चों के माइंड में होगा तो f ऑफ 0 क्यों लिखा है। f ऑफ 0 तो होगा बेटा, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी f ऑफ 0 की, लेकिन 0 नहीं आएगी और नहीं 1 आएगी। बात क्लियर? ये कहता कि f ऑफ z की वैल्यू 0 और 1 नहीं हो सकती, लेकिन f ऑफ 0 की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। क्लियर? लेकिन ये नहीं हो सकती, ये किसी भी फॉर एनी जेड के लिए ये वैल्यू कभी नहीं आएंगी। क्लियर? तो f0 की जो भी वैल्यू आएगी तो कहता है कि उसका मोड किससे लेस देन इक्वल टू होगा, अल्फा से। तो ये कहता है कि f ऑफ z का मोड किससे लेस देन होगा, देन ये अगर ऐसा हो, मतलब कि ये सारी कंडीशन पूरी होती हूँ, तो कहता है कि f ऑफ z का मोड फिर उस कॉन्स्टेंट से क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, जहाँ पे मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू किससे होगा, बीटा से। क्लियर हुआ? समझ आया इतना? उसके बाद देखो, वी कंसिडर 2 केसेज। ये कहता है कि f ऑफ 0 की वैल्यू अल्फा से लेस देन इक्वल टू है, f ऑफ 0 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है अल्फा से। तो कहता है कि f ऑफ 0 का मोड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा है, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं केस फर्स्ट में कि वो 1/2 से क्या है, बड़ी है। क्लियर? ये केस फर्स्ट में कंसिडर किया है। केस सेकंड में क्या कंसिडर करेंगे, केस सेकंड में कंसिडर करेंगे कि f ऑफ 0 का मोड 0 और 1/2 के बीच में है। क्लियर? ऑलवेज 0 से बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि एफ जेड जो फंक्शन है, एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है एक ऐसे रीजन के अंदर एनालिटिक है जो इस बॉल को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद है सिंस एफ नेवर वेनिश देर इज ए ब्रांच। ये कहता है कि f कभी भी वैनिश नहीं होगा। वैनिश क्यों नहीं होगा, क्योंकि f 0 को ओमिट कर रहा है ना, f 0 को ओमिट कर रहा तो कभी वैनिश नहीं होगा, यानी 0 नहीं होगा। तो देयरफॉर ये कहता है कि देन हम क्या डिफाइन करते हैं, यदि f 0 नहीं होगा तो log f क्या है, डिफाइंड है। मान लें कि log f की वैल्यू कितनी है, l है, तो l इजकल टू log ऑफ f ऑफ z, और log ऑफ f ऑफ z को हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ f ऑफ z का मोड प्लस में आयटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ f ऑफ z, ऐसे तो खोलते थे log z को। समझ आया? यहाँ पे जो ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का मतलब है एंगल, आर्ग्यूमेंट का मतलब है एंगल, यानी यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स y बाई x लेते थे, याद हो तो आपको। तो यहाँ पे ये एंगल है, तो f यदि हम z की जगह पे 0 ले लें तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ f ऑफ 0 आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ f ऑफ 0 है क्या, ये जो l है इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये जो l है इसका ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो L0 क्या होगा, log ऑफ f ऑफ 0 प्लस का आयोटा, और यहाँ पे थीटा लिख दिया, यहाँ पे आयोटा के मल्टीपल में क्या लिख दिया, थीटा। थीटा का मतलब एंगल, और एंगल क्या है बेटा, एंगल है L0 का इमेजिनरी पार्ट। एंगल यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, L0 का, देखो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो थीटा क्या हुआ यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ L0। क्लियर हुआ? लेकिन थीटा क्या है, 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू ले रहा है ये,
ठीक है। तो 0 और 2 पाई के बीच में एंगल है, तो देयरफॉर इमेजिनरी ऑफ L0 क्या हुआ, 0 और 2 पाई के बीच में। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि f कभी वैनिश नहीं होगा, तो मान लिया कि देयर एग्जिस्ट ए ब्रांच L, तो इसका मतलब ये डिफाइंड है और ये डिफाइंड है, तो इसको मान लिया हमने L है, जहाँ पे इमेजिनरी ऑफ L0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 0 और 2 पाई के बीच में। क्लियर। अब लेट कैपिटल FZ को हमने सपोज कर लिया 1/2 पाई आटा LZ। हमने पीछे भी ऐसा सपोज किया था, कैपिटल FZ हमने फंक्शन ऐसा सपोज कर लिया। अब कैपिटल F0 का मोड लिख लेना यहाँ पे मोड नहीं था कि मोड ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू, इधर मोड करो, इधर मोड करेंगे तो आयटा का मोड तो 1 होगा, तो 1/2 पाई आयटा। तो इसका मोड अगर इसका मोड होगा तो LZ को कैसे लिखा गया है, LZ को देखो यहाँ से log ऑफ f ऑफ z प्लस का आयटा, आर्ग्यूमेंट को क्या लिखा गया, इमेजिनरी पार्ट, तो देयरफॉर log ऑफ f ऑफ 0, यहाँ पे 0 होगा ना, यहाँ पे 0 होगा, तो ये L0 को लिखा गया ना ऐसा, L0 को ऐसे लिखा गया, तो log ऑफ F0 का मोड प्लस में आयटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ L0। बात समझ में आई। अब इस मोड को क्या ले जाएंगे हम अंदर, अलग अलग कर लेंगे, इस पार्ट में मोड अलग, इस पे अलग। इस पार्ट में ये इस पार्ट पे जब हम मोड करेंगे, आयटा का मोड हो जाएगा 1, आयटा का मोड हो जाएगा 1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ L0 0 और 2 पाई के बीच में था, हमने ग्रेटर वैल्यू सपोज कर ली 2 पाई। क्लियर। और यहाँ से f ऑफ 0 का मोड लेस देन इक्वल टू था अल्फा से, तो देयरफॉर log ऑफ दिस लेस देन हो जाएगा log ऑफ अल्फा से, तो इसकी जगह पे log ऑफ अल्फा और इसकी जगह पे 2 पाई, तो दोनों ही हमने क्या कर ली, ग्रेटर वैल्यू चूज कर ली यहाँ पे, तो रिलेशन तो ग्रेटर का ही आएगा। उसके बाद 2 पाई से डिवाइड कर दिया, 2 पाई से डिवाइड करें तो log ऑफ अल्फा का डिवाइड बाई 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई 1 हो जाएगा। और इस वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया कि ये C नोट अल्फा है, ये C नोट अल्फा है। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, क्योंकि ये क्या था, f ऑफ 0 का मोड था, f ऑफ 0 का मोड लेस देन आ गया इससे, क्योंकि बीच में लेस देन इक्वल टू के साइन थे ना, तो देयरफॉर दिस इज लेस देन इक्वल टू के किससे आ गया, C नोट अल्फा। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। क्लियर। अब ये कहता है कि आल्सो f ऑफ 0 का अंडरूट प्लस अंडरूट ऑफ f ऑफ 0 माइनस का 1 इज लेस देन इक्वल टू, मोड को खोल दिया, मोड को अगर हम खोल लेंगे तो ग्रेटर का साइन आएगा। यहाँ पे क्या है, f ऑफ 0 की पावर 1/2, यहाँ पे क्या है, f ऑफ 0 माइनस का 1 की पावर 1/2। यहाँ पे देखो f ऑफ 0 का मोड किससे लेस देन इक्वल टू है, C नोट अल्फा से, तो इसकी जगह पे C नोट अल्फा पुट कर दिया तो ग्रेटर का साइन आ गया। यहाँ पे भी C नोट अल्फा और माइनस का 1, ये मोड था, मोड को अंदर ले गए तो प्लस का 1। क्लियर, समझ आ गया। तो देयरफॉर इसकी पावर क्या हो गई, 1/2। तो इस वाली वैल्यू को सपोज कर लिया क्या है, C1 अल्फा, तो इसका मतलब कि इसका मोड किससे लेस देन इक्वल टू आ गया, C1 अल्फा से। अब ये कहता है कि जो कैपिटल F है वो कैन नॉट अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ 0 एंड 1, जो कैपिटल F है वो कभी भी 0 और 1 वैल्यू को अज्यूम नहीं करेगा। देखो क्यों नहीं अज्यूम करेगा कैपिटल F 0 और 1 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रिजल्ट एक ये लेमा करवाया था मैंने, इस लेमा के अंदर भी यही फंक्शन डिफाइन किया गया था, और ये फंक्शन भी जो f फंक्शन था जो आपके पास, वो 0 और 1 वैल्यू को क्या कर रहा था, ओमिट कर रहा था। तो यहाँ पे कैपिटल F, यहाँ पे एक रिजल्ट आता है, कैपिटल F डज नॉट अज्यूम एनी इंटीजर वैल्यू, कि किसी भी इंटीजर वैल्यू को ये क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 0 1 भी इंटीजर हुई, तो देयरफॉर कैपिटल F वहाँ पे क्या नहीं होगा, 0 और 1 वैल्यू को अज्यूम नहीं करेगा। क्लियर। तो कैपिटल F कैन नॉट अज्यूम द वैल्यू 0 एंड 1, इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइंड। तो उसी तरह जैसे पीछे किया था ना डिफाइंड, HZ हमने लिया था कि HZ एक ऐसा फंक्शन ले लिया, मोड ऑफ अंडरूट ऑफ f ऑफ z माइनस का अंडरूट ऑफ f ऑफ z माइनस का 1। क्लियर। आल्सो HZ 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यदि HZ 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल होएंगी, अंडरूट ऑफ दिस, समझ आ गया। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये कभी भी 0 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ आ गया। फॉर एनी z के लिए वी डिफाइंड द ब्रांच G ऑफ log ऑफ h, ये कहता है कि तो देयरफॉर हम h कभी भी 0 नहीं होगा, तो देयरफॉर log h क्या हो जाएगा, ये डिफाइंड हो जाएगा। अगर ये डिफाइंड हो जाएगा तो इसकी ब्रांच हमने G मान ली,
जैसे पीछे एल मानी थी, एफ की ब्रांच हमने क्या मानी थी, एल, तो यहाँ पे एच की लॉग ऑफ एच की ब्रांच हमने क्या मान ली, जी। समझ आ गया, लॉग ऑफ एच की ब्रांच हमने जी मान ली। और एच ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सच दैट कि इस टाइप से है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जेड की वही बात आ गई कि ये एंगल है, थीटा है, तो थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ऐसा ही होता है। अब ये कहता है कि एच ऑफ जीरो, सपोज कर लिया कि एच ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या ले ली, लेस देन 1। तो दोनों केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस ले लिया एच ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो देन क्या होगा, जी जीरो की वैल्यू क्या होगी, मोड अलग अलग कर लेंगे हम, यहाँ पे अलग अलग कर लिया नीचे, तो मोड ऑफ लॉग ऑफ एच जीरो का मोड प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जीरो, क्योंकि यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट आता है, यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट आता तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जीरो ही तो लिखेंगे। अब मोड अलग अलग कर लिया, तो इसका मोड क्या आ गया, 2 पाई। बात समझ में आ गई। अब एच जीरो की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ आ गया। तो देयरफॉर दिस इज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे जो फंक्शन है ये क्या है, प्लस माइनस में, तो दिस प्लस माइनस दिस की का मोड की वैल्यू इससे लेस देन आती है, तो यहाँ पे माइनस कंसीडर किया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस वाला भी तो C1 अल्फा से लेस देन हुआ, तो इसका मतलब कि इसका मोड इज लेस देन इक्वल टू हुआ C1 अल्फा से। क्लियर। तो h की जगह पे ये कहता है कि 0 पुट कर देंगे तो भी तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एच जेड की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो यह किससे लेस देन आ जाएगा, C1 अल्फा से। ये यहाँ से लिया है। क्लियर, देख लेना एक बार। लोगरिथम ये किससे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, लोगरिथम ऑफ C1 अल्फा प्लस का 2 पाई। अब ये कहता है कि इफ़ एच जीरो का मोड लेस देन किससे हो जाए, 1 से, देन जी जीरो का मोड इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ एच जीरो प्लस आयटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जीरो। ये तो यही लाइन लिखी है। फिर उसके बाद क्या कर लिया, उसके बाद यहाँ पे एच जीरो किससे लेस देन है बेटा, 1 से। यदि एच जीरो लेस देन 1 है तो लोग क्या हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो जाएगा। क्लियर हुई बात है। देखो लोग का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। यहाँ पे देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, अगर 1 होगा तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो log नेगेटिव होगा। फिर log के आगे नेगेटिव लगा दिया, अगर log के आगे नेगेटिव लगाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर की तरफ ग्राफ चला जाएगा। ये ऐसे ही समझ आ गया। तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव लगाने के बाद ये ग्रेटर आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब ये नेगेटिव को ले गया पावर में ले गया तो ये 1/h0 का मोड हो गया, यहाँ पे 2 पाई आ गया। 1/h0 का मोड अगर हम इसको रैशनलाइजेशन वगैरह करके देखें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से 1/h0 ले लेना, 1/h0 लोगे फिर रैशनलाइजेशन कर लेना, रैशनलाइजेशन करोगे तो उसके बाद ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया। उसके बाद प्लस में ये 2 पाई एज इट इज रख रखा है, इसकी जगह पे क्या कर लिया, अब इसकी जगह पे प्लस का C1 अल्फा ले लिया, क्योंकि ये वैल्यू इससे लेस देन इक्वल टू थी इस इक्वेशन से, यहाँ से। ठीक है। तो ये कहता है कि देयरफॉर जी ऑफ जीरो की वैल्यू दोनों ही केसेस से, चाहे h0 लेस देन 1 है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो दोनों ही केसेस से क्या आ गई कि ये कहता है कि g0 का मोड इज लेस देन इक्वल टू किससे आ गया, C2 अल्फा से। C2 अल्फा क्या लिया है, ये वाली वैल्यू को C2 अल्फा लिया है, C2 अल्फा। तो दोनों केसेज में यही वैल्यू आई है ना यहाँ पे, तो C2 अल्फा से दोनों केसेज में मोड ऑफ g0 लेस देन आ गया। अब ये कहता है इफ़ a का मोड लेस देन 1 है, देन g ऑफ दिस कंटेन ए डिस्क ऑफ रेडियस। अब यहाँ पे रिजल्ट था आपके पास कि यदि आपके पास a का मोड लेस देन 1 हो, देन BA बॉल है ये जिसका सेंटर A है और रेडियस इतनी है, वहाँ पे R था, यहाँ पे रेडियस कितनी है 1 - दिस, वहाँ पे रेडियस R थी। ये कहता है कि देन g ऑफ दिस कंटेन करेगी किस रेडियस को, इस रेडियस की डिस्क को कंटेन करेगी, इस रेडियस की डिस्क को कंटेन करेगी, ये वाली रेडियस। समझ आ गया। ये कौन सी थ्योरम है, ये है आपके पास, ये है ये वाली।
कि एफ कोई एनालिटिक हो, कंटेन करे इसके क्लोजर को, देन एफ ऑफ दिस इज कंटेन ए डिस्क ऑफ रेडियस दिस। समझ आ गया? यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, वहाँ पे आर की जगह पर कुछ और है तो कुछ और आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एफ फंक्शन है तो यहाँ पे एफ का डेरिवेटिव है, तो वहाँ पे जी फंक्शन है तो यहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डैश जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? एल क्या है यहाँ पे, एल क्या है, लैंडोज कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ वहीं आ जाते हैं हम, ये रहा। तो ये देखो एल लैंडोज कांस्टेंट है, ये रेडियस ये आर है, और वहाँ पे एफ फंक्शन था, यहाँ पे जी है। वहाँ पे जीरो था क्योंकि सेंटर जीरो था, यहाँ पे ए है क्योंकि सेंटर ए है। तो वही रिजल्ट करोलरी वहाँ लगा दी है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, अब ये कहता है कि दूसरी तरफ जो ये जी B01 है, कंटेन नो डिस्क ऑफ रेडियस 1। ऐसा भी रिजल्ट था आपके पास एक, कि ये जो इमेज है ये कहता है कि इस इमेज के अंदर कोई भी डिस्क ऐसी नहीं आएगी जिसकी रेडियस 1 हो, यानी 1 रेडियस की डिस्क कभी भी इस इमेज के अंदर नहीं आ सकती। ये रिजल्ट था, ठीक है। सो वी मस्ट हैव, तो देयरफॉर हम तो ये इतनी रेडियस की डिस्क को तो कंटेन करती है, लेकिन एक ऐसा रिजल्ट था कि ये क्या नहीं करेगी, 1 रेडियस की डिस्क को कंटेन नहीं करेगी। तो इसका मतलब कि जो ये रेडियस है, ये कंप्लीट रेडियस है, ये क्या होगी, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि 1 की तो कंटेन ही नहीं करेगी ना। यदि हम इतने रेडियस की डिस्क को कंटेन करवा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि 1 रेडियस की डिस्क कंटेन नहीं करती, तो इसका मतलब कि ये जो रेडियस है वो 1 से कम होगी। क्लियर हुई इतनी? तो जी डैश ए का मोड इज लेस देन किससे आ गया बेटा, 1/1 माइनस का मोड ऑफ ए इंटू में एल, जहाँ पे क्या लिया था हमने, ए का मोड किससे लेस देन लिया था हमने, 1 से। तो इक्वेशन नंबर 2 रख ली। अब ये कहता है इफ़ ए का मोड लेस देन 1 है और गामा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है 0 और 1 के बीच में। अगर गामा लाइन सेगमेंट है 0 और 1 के बीच में और मोड ऑफ ए लेस देन 1 है, तो जी ऑफ ए का मोड हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ ए में जी ऑफ 0 ऐड कर दी, जी ऑफ 0 माइनस कर दी, फिर हमने मोड अलग अलग कर लिया। तो इसकी जगह पे जी ऑफ 0 का मोड इज लेस देन इक्वल टू किससे आया था, अपना C2 अल्फा से आया था ना। जी 0 का मोड देखो यहाँ पे, जी 0 का मोड किससे लेस देन इक्वल टू आया था, C2 अल्फा से। तो देयरफॉर यहाँ पे तो C2 अल्फा लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिखा, एक रिजल्ट होता था ना आपके पास, ये बार बार तीसरी चौथी बार रिजल्ट आया है ये, कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या है 0 से A, और जी ऑफ ए माइनस का जी ऑफ 0, जी ऑफ ए माइनस का जी ऑफ 0 को हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू किससे लेस देन इक्वल टू होती है, इंटीग्रेशन गामा इसके बीच में जो भी लाइन सेगमेंट हमने लिया है, गामा ले लिया। अब जी डैश जेड डी जेड, क्लियर। तो ये वैल्यू इससे लेस देन होती है, ये रिजल्ट है और कुछ नहीं है, ये रिजल्ट है बस। समझ आया? अब यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली, इस मोड को पहले अंदर ले गए, मोड को अंदर ले जाने के बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख ली। देखो कैसे, देखो जैसे कि आपके पास है इंटीग्रेशन जी डैश जेड डी जेड गामा मोड, अब ये वाली वैल्यू है, अब ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा, गामा जी जेड का मोड डी जेड, ऐसा होगा ना। अब अगर ये कहता है कि इसकी कोई ना कोई तो मैक्सिमम वैल्यू रही होगी ना, जी डैश जेड फॉर ऑल जेड, इसका मोड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फॉर ऑल जेड के लिए, जो भी आई मैक्सिमम वैल्यू वो लिख ली। तो इसकी जगह पे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे हम जी डैश जेड की, तो कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो वो कांस्टेंट बन गई। समझ आ गया? तो कांस्टेंट बन गई तो बाहर निकल गई तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, 1 जी जेड गामा। बात समझ में आ गई? अब ये जो मैक्सिमम ऑफ जी डैश जेड का मोड, ये तो आ गया बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में जेड आएगा, और लिमिट क्या थी 0 to a, क्लियर। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ गया, मैक्सिमम ऑफ जी डैश जेड का मोड, और यहाँ पे क्या आ गया a, और इसका मोड लग जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? यहाँ पे इसका मोड था तो यहाँ पे इसका मोड आएगा और मोड ऑफ a आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिख रखा है इसने कि मैक्सिमम ऑफ जी डैश जेड, और जहाँ पे जेड किससे बिलोंग करता है, इस लाइन सेगमेंट से बिलोंग करता है। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू आई है ये वाली, ये तो है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट
ये है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट तो आएगा बाहर और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा तो इंटीग्रेशन मोड ऑफ जेड आएगा, मोड ऑफ जेड आएगा तो मोड ऑफ ए आएगी लिमिट लगने के बाद। 0 to a है ना, सिर्फ अपर लिमिट कंसिडर होएगी। उसके बाद C2 अल्फ़ा प्लस मोड ऑफ ये आ गया, और ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, कहता कि ये सारे के सारे यहाँ पे देखो जी डैश ए का मोड इज लेस देन है इससे, यहाँ पे देखो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जी डैश जेड, ठीक है, यहाँ पे जेड की जब ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जेड कहाँ पे होगा, मतलब ए के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, ए के ऊपर। अब यहाँ पे जी डैश ए आ जाएगा, जी डैश ए, और जी डैश ए किससे लेस देन इक्वल टू है 1/1 माइनस का मोड ऑफ ए, 1/1 माइनस का मोड ऑफ ए इंटू में एल। यहाँ से देखो ये क्लियर, समझ आ गया। तो C2 अल्फ़ा इंटू में दिस। अब ये कहता है कि लेट अस सपोज कर लिया कि C3 अल्फ़ा बीटा हमने कांस्टेंट सपोज कर लिया, जो C2 के अंदर इतनी वैल्यू ऐड करने पर बना है। क्लियर, C2 जो भी आपके पास C2 आया है, C2 तो हमने C1 के हेल्प से लिया था, अब C1 के हेल्प से C2 लिया था, अब C2 में कुछ और ऐड हो गया तो वो हमने कांस्टेंट थर्ड मान लिया। अब वो जो कांस्टेंट थर्ड है वो अल्फ़ा बीटा की हेल्प से आया है, ये वाली वैल्यू। क्लियर, तो C3 हमने ये मान लिया। अब उसके बाद देन 3 गिव्स जी जेड इज लेस देन इक्वल टू C3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पे मोड ऑफ जेड, देखो बेटा यहाँ पे जो जेड है वो 0 to a में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कि मोड ऑफ जेड किससे लेस देन इक्वल टू होगा, मोड ऑफ ए से। बात समझ में आ गई। अब ये मोड ऑफ जेड किससे लेस देन इक्वल टू है, बीटा से। क्लियर, यदि मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू ए है तो यहाँ पे ए लिखा गया। क्लियर हुआ इतना, यहाँ पे ए लिखा गया। तो यहाँ पे अगर हम जेड ले लें, देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे ए की जगह पे जेड लें तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। यहाँ पे ए रखा तो यहाँ पे ए आया, जेड रखा तो जेड आएगा। तो इसका मतलब कि जी जेड किससे लेस देन इक्वल टू आएगा, C2 अल्फ़ा प्लस, देखो यहाँ पे मोड ऑफ ए है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए की जगह पे मोड ऑफ जेड, क्योंकि ए की जगह पे जेड लिख रहे हैं। यहाँ पे एल एज इट इज़ 1 माइनस का मोड ऑफ जेड। अब मोड ऑफ जेड किससे लेस देन है बेटा, देखो बीटा से है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कि मोड ऑफ जेड डिवाइड बाय 1 माइनस का मोड ऑफ जेड, ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा, बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का बीटा से। क्लियर, अगर ये वैल्यू इससे लेस देन है तो ये रिलेशन भी कॉपी पेन पे करके देखना, ये वैलिड है। समझ आ गया। तो यहाँ पे ये C2 अल्फ़ा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, जी जेड इज लेस देन इक्वल टू किससे आ जाएगा, C3 अल्फ़ा बीटा से। एक बार तो जेड ले लेना, फिर जेड की जगह पे अगर हम बीटा रखेंगे तो और बड़ा आ जाएगा, तो C3 से वो क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली इफ़ मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू बीटा है तो एफ जेड का मोड को हम कैसे ले सकते हैं, देखो एफ जेड एक रिलेशन आता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ पाई आयोटा कोस हाइपरबोलिक 2gz। मोड को अंदर ले गए, एक्सपोनेंशियल की पावर में ले गए, तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक 2gz पे लगेगा। कोस हाइपरबोलिक 2gz की वैल्यू होती है ये, और इसका करना देखो मोड बेटा, तो इसका मतलब कि इसका मोड करना है तो ये मोड यहाँ पे चला जाएगा, मोड जाते ये प्लस में साइन हो जाएगा, प्लस में साइन होगा तो इसका मतलब कि ट्वाइस बनेगा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये प्लस का होने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो e की पावर 2 मोड ऑफ gz ये बनेगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि मोड लेते ही सेम बनेंगे, ट्वाइस होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये वाली वैल्यू बचेगी। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑफ पाई e की पावर 2 gz का मोड, gz का तो मोड अभी हमने देखा किससे लेस देन है, C3 अल्फ़ा बीटा से। तो इसको हमने, ये जो कांस्टेंट आया है इसको हमने फोर्थ कांस्टेंट C4 नाम दे दिया, C4 अल्फ़ा बीटा। तो एफ जेड का मोड इस C4 से क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू। समझ आ गया, हम रिजल्ट पे पहुंच गए, यानी एफ जेड का मोड क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू C4। हमें एक कांस्टेंट ही तो चाहिए था,
हमें एक कांस्टेंट चाहिए था जो अल्फ़ा बीटा पे डिपेंड हो और एफ जेड का मोड किस लेस देन इक्वल टू हो, उस कांस्टेंट से लेस देन इक्वल टू हो। क्लियर हुई इतनी बात। अब ये तो केस था अपना जब 1/2 और अल्फ़ा के बीच में लाई करे एफ जेड, हाँ f0 का मोड जब 1/2 और अल्फ़ा के बीच में लाई करें। अब f(0) का मोड यदि 0 और 1/2 के बीच में लाई करें तो ये कहता है कि इन दिस केस 1 माइनस का f, ये कहता है कि यदि हम 1 माइनस का f करें तो वो केस नंबर 1 की तरह ट्रीट करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव लगाओगे तो माइनस का 1/2 से बड़ा हो जाएगा माइनस का f(0) और इससे बड़ा हो जाएगा 0 से छोटा हो जाएगा। समझ आ गया। अब यहाँ पे 1 और है तो 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड किया और यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, तो 1 में से 1/2 गया तो कितना बच गया 1/2। तो यहाँ पे 1 माइनस का f(0) इस लेस देन किससे आ गया 1 से। 1/2 और 1 के बीच में अगर वैल्यू है 1/2 अगर 1, यानी एक तरह से अल्फ़ा की तरह ट्रीट कर गया ना ये, अगर 1/2 से बड़ी है और 1 से क्या है छोटी है, तो देयरफॉर ये अल्फ़ा की तरह ट्रीट कर गया। तो ये कहता है कि तो दिस इज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ केस नंबर 1। यहाँ पे ये सोल्व भी कर रखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये सोल्व भी कर रखा है। तो ये किसकी तरह ट्रीट करेगा केस नंबर 1 की तरह। और केस नंबर 1 से तो 1 माइनस का f(z) का मोड किससे लेस देन आया है c4 से। बात समझ में आ गई। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे कौन है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और बीटा, जहाँ पे मोड ऑफ जेड किससे लेस देन इक्वल टू है बीटा से। अब यहाँ पे हैंस f(z) का मोड को हम क्या लिख सकते हैं -30 क्यों लिख सकते हैं, मोड लगा रखा है ना बेटा, मोड के अंदर प्लस लगाओ या माइनस लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में तो प्लस ही होना है। तो देयरफॉर हमने 1 ऐड कर दिया 1 माइनस कर दिया, मोड को अलग अलग खोल लिया। अब यहाँ पे 1 तो रखा है जिटिज और इसकी जगह पे लेस देन जो कांस्टेंट था वो c4 ले लिया। तो इसका हम देखिए f(z) किससे लेस देन इक्वल टू आ गया 1 प्लस का c4 से। बात समझ में आ गई। इफ़ मोड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू किससे हो बीटा से। अब अपने पास 2 केस आए बेटा, अपने पास क्या है 2 केस, दोनों केस में f(z) का मोड एक बार तो आया c4 से लेस देन और एक बार आया 1 प्लस का c4 से लेस देन। तो अब ये कहता है इस c4 और 1 प्लस का c4 इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को c कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनमें जो मैक्सिमम होगा उसको कंसीडर कर लिया तो दूसरा तो अपने आप ही छोटा हो गया। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इनमें जो बड़ा होगा उसी को कंसीडर करेंगे c, और फॉर ऑल के लिए वो रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमें केस अलग से डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, हमने दोनों में से मैक्सिमम था उसको चूज कर लिया। हमें तो एक कांस्टेंट चाहिए था जो पूरे f(z) के लिए क्या हो अप्लीकेबल हो। तो पूरे f(z) के लिए तो अप्लीकेबल तब होगा जब इनमें से हम क्या ढूंढें मैक्सिमम लें। यदि हमने इसको ले लिया तो दूसरे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यदि ये ले लिया तो फर्स्ट के लिए नहीं है। तो इनमें जो बड़ा होगा वही चूज करेंगे। समझ आ गया, इनमें जो बड़ा होगा वही चूज करेंगे। तो फंक्शन उन सभी के लिए सभी z के लिए फंक्शन का मोड क्या हो जाएगा उसी से लेस देन और इक्वल टू, ठीक है।